नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 35 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स के साथ साथ उन क्वेश्चन से संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले डाल लेते हैं सारणी पर नज़र, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। खेल की बात करें तो खेल से इस बार 8 क्वेश्चन हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन हैं। स्थान से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार से 3 हैं। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस इस बार 4 क्वेश्चन हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो 3 हैं। योजना से 2 क्वेश्चन हैं और लास्ट में विविध से 6 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने हैं? 35 क्वेश्चन है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस या स्टेट गवर्नमेंट भर्ती परीक्षा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स का पार्ट्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो क्लास आपको कंटिन्यू रखना है। हर बुधवार को होती है क्लास। पहला सवाल देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे खेल के क्वेश्चंस के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज के खेल का। हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। चीनी ताइपे, भारत, दक्षिणी कोरिया और जापान। राइट आंसर आपको टिक करना है। 35 क्वेश्चन में आपके कितने राइट होते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? अपने देश भारत ने। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ढाका। कहाँ पड़ता है ये? बांग्लादेश में। वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और संस्करण की बात करें हम तो ये दूसरा संस्करण है 2025 में। तो इस शुरुआत जो की बात करें इस वर्ल्ड कप की, महिला कबड्डी विश्व कप की, तो इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। पहला संस्करण हम कह सकते हैं 2012 में हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पटना, बिहार में किया गया था। ठीक है। इसमें भी भारत विजेता रहा था, यानी कि पहला संस्करण जो जीता था वो भी भारत जीता था। और अब जो दूसरा संस्करण है ये, जो कि ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था, इसमें भी विजेता कौन रहा है? अपना देश भारत रहा है। किसको हरा करके? चीनी ताइपे को 35-28 से हरा करके लगातार दूसरा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। पहले संस्करण 2012 में हुआ था। लगभग 13 साल बाद ये जो महिला कबड्डी विश्व कप है इसका आयोजन किया गया है और इसमें भी भारत विजेता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संस्करण जो हैं वो भारतीय महिला कबड्डी टीम है उसने जीते हैं। ये जो महिला कबड्डी विश्व कप है इसका जो आयोजन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन IKF द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों बात करें इस टूर्नामेंट 2025 में कुल 11 देशों की टीमें भाग ली थी और भारत इसमें टॉप पर रहा है। तो दोनों जो टूर्नामेंट हुए कबड्डी के वो किसने जीते हैं? अपने देश भारत ने जीते हैं। आगे बात करते हैं। हाल ही में टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में भारतीय शूटर अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था डेफलिम्पिक्स। इसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? टोक्यो में। और इसमें जो अपने भारतीय शूटर हैं अभिनव देशवाल, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? ऑप्शन सी राइट होगा, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। आयोजन टोक्यो में किया गया था और ये बधिर श्रेणी का ओलंपिक खेल है दोस्तों। और इसमें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भारतीय शूटर है अभिनव देशवाल, ये 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में पार्टिसिपेट कर रहे थे और इसमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारतीय शूटर अभिनव देशवाल जो टोक्यो में गोल्ड मेडल जीते थे वो किस स्पर्धा में जीते थे? तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीते थे। ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या फिर इटली? डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन डी, इटली ने। डी आपका राइट आंसर होगा। आयोजन की बात की जाए तो बोलोनिया, इटली में इसका आयोजन किया गया था और इटली ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना चौथा डेविस कप अपने नाम कर लिया है। ठीक है। तो इटली इस बार विजेता रहा है। किसको हरा करके? स्पेन को 2-0 से हरा करके। नेक्स्ट देखेंगे।
हाल ही में WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है पुर्तगाल, जापान, भारत और अमेरिका। WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। आयोजन की बात करें तो बटूमी जॉर्जिया में इसका आयोजन किया गया था और इसमें जो भारतीय टीम है उन्होंने किसको हरा करके? पुर्तगाल को। भारत ने जर्मनी को 11-10 से हरा करके ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ठीक है, इसमें बात करें इसके आयोजन की तो बटूमी जो शहर पड़ता है जॉर्जिया, वहाँ पर इसका दोस्तों आयोजन किया गया था और भारत ने ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है बताइए? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, मैक्स वेरस्टेपन। मैक्स वेरस्टेपन है और इसका आयोजन भी लॉस वेगास में किया गया था। फार्मूला 1 चैंपियनशिप के दौरान इन्होंने अपना 69वां खिताब जीता है। किसने? मैक्स वेरस्टेपन ने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा हो गई है। ऑप्शन आपके सामने है, विराट कोहली, जेम्स एंडरसन, रोहित शर्मा या फिर केन विलियमसन। तो ICC T20 वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो रोहित शर्मा, हिटमैन को किया गया है, भारतीय क्रिकेटर को। ठीक है, अभी T20 और टेस्ट से तो ये संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे फॉर्मेट अभी खेल रहे हैं। तो इनको 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा उसका आयोजन? भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करने वाले हैं। संस्करण 10वां होगा जो कि 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाला है। 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत और श्रीलंका इसकी संयुक्त रूप से मेज़बानी कर रहे हैं। ठीक है, तो ICC की बात आई है तो ICC का जो चेयरमैन है आपको पता है जय शाह है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल ओब्लिक पिस्टल 2025 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिस्टल स्पर्धा में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा फिर चौथा। तो कौन सा किया है? ऑप्शन सी राइट होगा, तीसरा स्थान। ठीक है, आयोजन की बात करें तो आयोजन इसका कायरा, मिस्र की राजधानी कायरा में इसका आयोजन किया गया था और भारतीय निशानेबाजों ने कुल 13 पदक जीते हैं। उनमें से 3 जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं, 6 हैं सिल्वर मेडल और 4 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, 13 पदकों के साथ में भारतीय टीम इसमें तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो किर्शनरोव का संबंध किस देश से है जिन्होंने फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? रूस, नॉर्वे, उज्बेकिस्तान या फिर इटली। तो इनका संबंध पूछा गया है किस देश से है जिन्होंने फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो किस देश से हैं ये? ऑप्शन सी राइट होगा आपका, उज्बेकिस्तान से हैं। इसका वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया गया था दोस्तों वो कहाँ किया गया था? गोवा, भारत में किया गया था और ये 19 वर्ष के ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने चीन के वेई को हरा करके सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 19 साल के हैं ये, जो उज्बेकिस्तान के हैं और इन्होंने चाइना के वेई को हरा करके सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? जो किर्शनरोव ने। किस देश से हैं ये? उज्बेकिस्तान से। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स के कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखते हैं इसमें। हाल ही में धर्मेंद्र देवल जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? तो फिल्म अभिनेता, पत्रकारिता, वैज्ञानिक या फिर इतिहासकार। तो धर्मेंद्र जी आप सभी जानते होंगे, फिल्म अभिनेता थे ये, इनका भी देहांत हो गया है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। धर्मेंद्र देवल जी को 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। ठीक है, 2004 में ये बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। सीमावर्ती जिला है, पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है
और यहाँ से ये भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी थे 2004 में। इनको ही मैन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, धर्मेंद्र जी हैं, इनका भी निधन हो गया है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। नालसा का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? राइट आंसर टिक कीजिए, बताइए क्या होगा? आलोक आराध्य, जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता या फिर जस्टिस विपुल पंचोल। तो किसे किया गया है नालसा का नया एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जस्टिस विक्रमनाथ जी को। जस्टिस विक्रमनाथ जी को नालसा का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ जी। हम बात करें दोस्तों नालसा की, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसकी स्थापना की गई थी नालसा की, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A के प्रावधानों को लागू करता है। ठीक है, अनुच्छेद 39A कह सकते हैं हम, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो। प्रमुख कार्य की बात की जाए तो इसका प्रमुख कार्य जैसे कि मुफ्त कानूनी सेवाएं देना, लोक अदालत जो लगती हैं वो उनका जो लगाते हैं, जो देख रेख करते हैं वो नालसा ही करता है। कानूनी जागरूकता फैलाते हैं, योजना बनाते हैं, तो ये सभी नालसा के कार्य हैं। और भारत में जो नालसा है सबके लिए न्याय के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। अभी इसका जो एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? अपने जस्टिस विक्रमनाथ जी को। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, गेनाडी गोलीवोर्केन, जो कजाकिस्तान से हैं। इनको वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी कि IIDA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार जी। कौन है ज्ञानेश कुमार जी? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये भारत के। इनको अभी जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? स्टॉकहोम, स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। और सदस्य देश कितने इसमें? 35 हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं ज्ञानेश कुमार जी, इनको 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी कि IIDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर, आगे बढ़े। स्थान से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल देखते हैं स्थान में। हाल ही में किस राज्य में पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले बनाए गए हैं? ये 3 नए जिले हैं, ये किस राज्य द्वारा बनाए गए हैं? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो किस राज्य द्वारा बनाए गए हैं? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिले बनाए हैं। पहले 26 थे, अब बढ़कर कितने हो गए? 29 हो गए हैं। ये 3 जो जिले हैं पोलावरम, मरकापुरम और मदनापल्ले, तो 29 जिले हो गए हैं अभी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम जी की प्रतिमा है और इसका अनावरण कहाँ किया गया है? गोवा में।
कहाँ पर? श्री संस्थान गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ केनाकोना गोवा में इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका अनावरण किया था। 77 फीट ऊंची ये मूर्ति है जो कि कांस्य की बनी हुई है और ये रामायण थीम पार्क का औपचारिक उद्घाटन भी किया है यहाँ पर। इस अवसर पर जो 550वीं वर्षीय यात्रा थी मठ की, ये जो मठ है इसकी 550वीं वर्षीय यात्रा थी। इस सम्मान में मोदी जी ने विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। तो कह सकते हैं एशिया की सबसे ऊंची जो भगवान श्री राम जी की मूर्ति है उसका अनावरण गोवा में किया गया है और ये 77 फीट ऊंची लंबी मूर्ति है और किसकी बनी हुई है? ब्रोंज, ये कांस्य से निर्मित है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर से किया है? पटना, भोपाल, हैदराबाद या फिर नासिक? तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, वो कहाँ से किया है? हैदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हम बात करें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की तो GMR एयरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क जो है हैदराबाद, वहाँ पर इसका जो उद्घाटन किया है मोदी जी ने। इसका निर्माण किसने किया है? एयरोस्पेस कंपनी है सफ्रान, जो कि फ्रांस की कंपनी है दोस्तों। ये सफ्रान जो है ये फ्रांस की कंपनी है और इसका निर्माण किसने किया था? इसने सफ्रान जो कंपनी है फ्रांस की, इसने इसका निर्माण किया है। ठीक है, अभी मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो बात कर रहे हैं हम MRO की, ये जो भारत की पहली वैश्विक स्तरीय एयरक्राफ्ट इंजन है MRO, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद शहर में इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और इसकी हम बात करें MRO की तो ये सुविधा फ्रांस की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी जो है सफ्रान, इसके द्वारा ही स्थापित किया गया है। और ये भारत का जो आत्मनिर्भर सपना है, आत्मनिर्भर भारत की ये पहल है, इसको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इसके तहत में इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी क्योंकि भारत में मेड इन इंडिया के तहत काम किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो उद्घाटन किया है वो मोदी जी ने किया है और ये हैदराबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, कंपनी की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है? एयरोस्पेस कंपनी है सफ्रान, फ्रांस की कंपनी है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2030 के मेजबानी के तौर पर किस शहर को आधिकारिक रूप से चुना गया है? यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 की घोषणा हो गई है, कहाँ होंगे? और शहर जो चुना गया है वो पटना, जयपुर, अहमदाबाद या फिर नई दिल्ली, यानी कि भारत के ही शहर हैं। तो C ऑप्शन आपका राइट होगा, अहमदाबाद शहर को चुना गया है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। ठीक है, भारत में इससे पहले 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था और अब जो हो रहा है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? अहमदाबाद में होंगे। ठीक है, इस रेस में दोस्तों एक नाइजीरिया के अबूजा शहर था, वो भी इसमें दौड़ में था, परंतु उसको पछाड़ करके भारत का जो अहमदाबाद शहर है उसको फाइनल कर दिया गया है और कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में 60वीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? चंडीगढ़, पटना, मुंबई या फिर नवा रायपुर? तो कहाँ किया गया है? नवा रायपुर में। डी ऑप्शन राइट होगा। IIM परिसर जो नवा रायपुर है छत्तीसगढ़, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। और क्या उद्देश्य है? भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को विकसित भारत, सुरक्षित भारत की व्यापक दृष्टि के अनुरूप नए सिरे से तैयार करना था। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास का आधार बनाकर एक सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये मीटिंग हुई थी नवा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। IIM जो परिसर है वहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ में गृह मंत्री और NSA साहब, ये सभी इसमें जो बड़े आला अधिकारी थे वो मौजूद थे। और इसमें जो
निर्णय लिया गया वो ये लिया गया कि विकास का आधार बनाकर एक सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करना है और विकसित भारत और सुरक्षित भारत के तहत इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के पुरस्कार का। हाल ही में किसने 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? 53 नंबर का ये इंटरनेशनल अवार्ड है जिसको एमी अवार्ड बोल रहे हैं हम। एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन आपका राइट होगा बी, एन्ना मैक्सवेल मार्टिन ने। ठीक है, आयोजन की बात करें हम तो न्यूयॉर्क सिटी जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और एन्ना मैक्सवेल मार्टिन जो है ये इंग्लैंड की है। इनकी एक सीरीज थी अंटिल आई किल यू, अंटिल आई किल यू, ये देख सकते हैं। अंटिल आई किल यू के लिए इनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। इसके अलावा हम बात करें बेस्ट अभिनेता की सॉरी, तो जूलियन लोपेज, इनकी सीरीज कौन सी है? पोर ला कारा दे ला ट्रिटेजा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला है, जूलियन लोपेज को। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? इंडियन ऑफ द ईयर किस कैटेगरी में? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में। तो किसने जीता है? हरमनप्रीत कौर, जयशाह, सचिन तेंदुलकर या फिर अवनी लेखरा ने। तो किसने जीता है? ऑप्शन बी, जयशाह। आईसीसी के चेयरमैन जयशाह ने ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन हैं जयशाह जी, जिनको इंडियन ऑफ द ईयर 2025 यानी कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार क्रिकेट प्रशासन में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व, ऐतिहासिक सुधारों और महिला क्रिकेट के उत्थान में उनकी निर्णायक भूमिका को मान्यता देता है। ठीक है, तो जयशाह को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली इंडियन रम बन गई है। शराब है ये ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली इंडियन रम बनी है। तो इसका नाम बताना है आपको, क्या है? ऑप्शन सी, केमिकारा जो है ये लंदन में आयोजित किया गया था। द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, मतलब साल की सर्वश्रेष्ठ जो रम कैटेगरी में बात करें हम शराब की में, तो भारत की जो है केमिकारा, इनको ये मिला है और ये ऐसा पहली बार हुआ है किसी इंडियन शराब को ग्लोबल लेवल पर ब्रांड के रूप में फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं रक्षा का। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर वेसल कौन सा है? तो भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है भारत का पहला, इनकी मेड इन इंडिया निर्माण से, तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन आपका राइट होगा, INS माहे। निर्माता की बात करें तो इसका निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची द्वारा इसका निर्माण किया गया है। श्रेणी कौन सी है? माहे क्लास ASW शैलो वाटर क्राफ्ट इसकी श्रेणी है। इंडियन नेवी ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में INS माहे को कमीशन किया है। ठीक है, यह अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट स्वदेशी रूप से विकसित माहे श्रेणी का कौन सा है? ये पहला युद्धपोत है। माहे श्रेणी का पहला युद्धपोत है जिसका निर्माण कोचिंग शिपयार्ड जो लिमिटेड है कोच्चि में, उस द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? जापान, नेपाल, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो एक देश तो अपना भारत है, तो दूसरा कौन सा है? ऑप्शन बी, नेपाल। तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में ये अभी शुरू किया गया है। कहाँ पर? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये चलने वाला है, यानी कि अभी चल रहा है ये। 25 नवंबर से इसकी शुरुआत हो गई थी, 8 दिसंबर तक ये चलने वाला है।
कहाँ पर? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। संस्करण की बात करें तो 19वें नंबर का ये संस्करण है। ठीक है, कोई भी युद्ध अभ्यास किया जाता है उसके पीछे उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य के साथ में किया जा रहा है? तो जंगल युद्ध, आतंकवादी रोधी अभियान और मानवीय सहायता में संयुक्त संचालन और तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से ये युद्ध अभ्यास जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में चल रहा है भारत और नेपाल के बीच, ये इस वजह से किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत में हैमर स्मार्ट हथियार बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर इजराइल? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस के साथ में भारत ये जो है हैमर स्मार्ट हथियार बनाने वाला है और इसके साथ में फ्रांस के साथ में ये डील की गई है। ठीक है, भारत की ओर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL और फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस यानी कि SED, इन्होंने दोनों ने हाईली एजल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंड रेंज यानी कि हैमर, इसका फुल फॉर्म होता है, ये जो हवा से ज़मीन पर सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली के उत्पादन के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, इस दौरान भारत के जो BEL है उसके CMD मनोज जैन और जो अपने फ्रांस की कंपनी है SED उसके कार्यकारी उपाध्यक्ष है अलेक्जेंडर जिगलर, इन्होंने संयुक्त रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में दितवाहा साइक्लोन के जवाब में ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो ये जो भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है वो किस देश में एक साइक्लोन यानी कि तूफान आ रहा है उसके लिए शुरू किया है? तो ऑप्शन क्या है आपका? श्रीलंका। श्रीलंका में अभी तूफान चल रहा है, उसको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने ये चक्रवाती तूफान जो है दितवाहा ये नाम है और इसको नाम किसने दिया है? यमन ने। कोई भी तूफान आता है उसको नामांकन किया जाता है और ये जो तूफान है इसका नामांकन किसने किया है? यमन ने किया है, जिसने क्या नाम दिया है? दितवाहा दिया है। ठीक है, तो श्रीलंका में भारत द्वारा ये ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। तो पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है? अस्त्र फर्स्ट, पवन फर्स्ट, शक्ति फर्स्ट या विक्रम फर्स्ट? मोदी जी द्वारा अभी लॉन्च किया गया है प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट, उसका नाम क्या है? डी ऑप्शन सही होगा आपका, विक्रम फर्स्ट है। निर्माणकर्ता की बात की जाए स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये 300 किलोग्राम सैटेलाइट तक ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो विक्रम फर्स्ट है, इसका अभी उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर रखा है? तो ये किस ग्रह पर यह 3.5 अरब साल पुराना क्रेटर मिला है और उसका जो नामांकन किया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा, उसका नामांकन भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर किया गया है। तो किस पर मिला है? किस ग्रह पर? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मंगल ग्रह पर मिला है दोस्तों ये। और इसको जो नाम दिया है वो क्या दिया है? कृष्णन क्रेटर। भारत के भूवैज्ञानिक थे MS कृष्णन जी, उनके नाम पर ये नामांकन किया गया है। IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसका नामांकन किया गया है। ठीक है, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के जैंथे टेरा क्षेत्र में ये मिला है। और MS कृष्णन जी की बात की जाए तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI के निदेशक के रूप में सेवा देने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने स्वतंत्र भारत में भूविज्ञान और खनिज अनुसंधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो भूविज्ञानी जो हैं भारत के MS कृष्णन, उनके नाम पर ये जो अपने मंगल ग्रह पर ये क्रेटर मिला है जिसका नाम क्या रखा गया है? कृष्णन क्रेटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बीमारी को डिकोड करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऑन्कोमार्क AI टूल विकसित किया है? ऑन्कोमार्क, दिल का दौरा वाली, कैंसर, हेपेटाइटिस B या फिर तपेदिक? तो कौन सी बीमारी है ये उसको डिकोड करने के लिए? कैंसर।
बी ऑप्शन राइट होगा। कैंसर के लिए ये एक भारतीय वैज्ञानिकों ने ऑनकोमार्क एआई टूल विकसित किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऑनकोमार्क नामक एक ऐसा एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित किया है। एसएन बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। ठीक है, यह कैंसर के स्टेजिंग से कहीं आगे जाकर उन जैविक विशेषताओं की पहचान करता है जो ट्यूमर की वृद्धि, उसकी आक्रामकता और उपचार के प्रति प्रतिरोध को संचालित करती है। ठीक है, तो ये ऑनकोमार्क है जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इसको विकसित किया गया है एआई टूल के माध्यम से। ये कैंसर के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। आगे देखते हैं, योजना से संबंधित क्वेश्चन है। योजना के क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक मदद करने के लिए प्रेरणा योजना शुरू की गई है? तो यानी कि 10th के जो छात्र हैं उनके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उनको तैयारी करवाने के लिए आर्थिक मदद के लिए एक प्रेरणा योजना शुरू की है। वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? ऑप्शन बी, असम राज्य सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। मुख्यमंत्री साहब हेमंत बिस्वा जी द्वारा ये शुरू की गई है। इसका जो उद्देश्य है बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के दौरान आर्थिक दबाव को कम करना है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि उनको बोर्ड के एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, चाहे बात करें आर्थिक परेशानी की या मानसिक परेशानी की, तो उनको पूरी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएगी ताकि बच्चे बिल्कुल फ्री माइंड होकर एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार नामक सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो झारखंड, बिहार, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये झारखंड द्वारा शुरू किया गया है। और बात करें दोस्तों, इसमें आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार जो ये योजना है, ये वार्षिक जन सेवा अभियान है। इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जिला स्तर पर कैंप लगाए जाते हैं और पहले सप्ताह का थीम जो है वो राइट टू सर्विस वीक है। इस अभियान का मकसद सरकारी सेवाएं सीधे लोगों तक पहुंचाना है। लोग आधार से जुड़ी योजनाओं, पेंशन, जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत और राज्य की अन्य योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोगों द्वारा लोगों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलने वाली है। तो ये झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपकी योजना है, आपकी सरकार है और आपके द्वार इस योजना का नामांकन है। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट पार्ट है आज के अपने करंट का, जिसमें हम बात करेंगे विविध के क्वेश्चंस की। हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? लोवी इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है साहब तीसरा स्थान। लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत कुल राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अमेरिका और चीन पहले व दूसरे स्थान पर हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है। और भारत का जो स्कोर है 2024 में 38.1 से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है? 40 हो गया है। ठीक है, तो प्रोग्रेस किया है। तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चाइना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश को सबसे ज़्यादा वोटों के साथ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में 2026-27 के लिए फिर से चुना गया है? सबसे ज़्यादा वोटों के साथ में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2026-27 के लिए इसका चुनाव हुआ था। तो किसे चुना गया है? अपने देश भारत को। ए ऑप्शन राइट होगा। भारत को लंदन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में श्रेणी बी में पुनः चुना गया है। ठीक है, जिसमें 10 देशों की शामिल किया जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो भारत को इसमें सर्वाधिक मत मिले हैं। 169 वैध मतों में से 154 मत भारत को मिले हैं और भारत को फिर से इसमें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में 2026-27 के लिए चुना गया है। ठीक है, बी श्रेणी में चुना जाता है भारत को। आगे देखते हैं। हाल ही में
वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई या फिर सूरत में? तो भारत का कौन सा शहर है? ऑप्शन ए बेंगलुरु को भारत का पहले नंबर पे है। ये नहीं कि वर्ल्ड में पहला नंबर पे, ठीक है, भारत में पहला नंबर पे कौन सा शहर आया है? बेंगलुरु है। वैसे ओवरऑल बात करें बेंगलुरु का जो स्थान रहा है दोस्तों वो 29वें नंबर पर रहा है। टॉप 100 देशों की ये लिस्ट जारी की जाती है और इसमें लंदन लगातार इसमें लंदन की बात की तो लगातार लंदन इसमें टॉप में है, और दूसरे नंबर पर इसमें न्यूयॉर्क है, और तीसरे नंबर पर इसमें आता है पेरिस आता है, ठीक है। लंदन बात करें तो 11 साल तक लगातार ये टॉप में रहा है, और भारत का जो शहर है बेंगलुरु वो 29 नंबर पर रहा है। भारत में ये पहले स्थान पर है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में हेलीगुबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 12,000 वर्षों बाद विस्फोट हुआ है? ये ज्वालामुखी है हेलीगुबी, ये अभी विस्फोट हुआ है और ये 12,000 वर्ष पहले विस्फोट हुआ था। अब ये दोबारा विस्फोट हुआ है। किस देश में है ये? ऑप्शन सी इथोपिया। तो ये ध्यान रखना, हेलीगुबी ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हेलीगुबी ज्वालामुखी किस देश में है? इथोपिया में, ठीक है। अभी इसमें ब्लास्ट हुआ था और ये 12,000 वर्ष पहले ही हुआ था, और लगभग 15 किमी ऊंचाई तक इसका धुआं गया है। कितना किमी? 15 किमी ऊंचाई तक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस देश के हवाई अड्डे पर दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 लॉन्च किया गया है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर ओमान? वाईफाई 7 आ गया है भैया। तो कौन सा देश है ये? ओमान। डी ऑप्शन राइट होगा। ओमान एयरपोर्ट ने दुनिया के विमानन क्षेत्र में तकनीकी इतिहास रचते हुए अपने सभी हवाई अड्डों पर वाईफाई 7 तकनीक लागू कर दी है, और ये विश्व में पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां पर ये वाईफाई 7 से चलने वाला है। कौन सा देश है ये? ओमान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या फिर श्रीलंका। तो सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो देश बना है वो कौन सा बना है? अपना देश भारत बना है, ठीक है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। 2024-25 में भारत का कुल दूध उत्पादन अनुमानित रूप से 239.30 मिलियन टन रहा था, जो दुनिया में सबसे अधिक रहा है, ठीक है। तो भारत इसमें दूध में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। क्लियर? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।